बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्कूल में प्रिंसिपल था। मेरी खसलत में ही हराम फेल शामिल था। टीचर्स को भी ना छोड़ता। एक दिन एक खूबसूरत औरत आई और कहने लगी, गरीब औरत हूँ, मेरे बच्चे को दाखिल कर लो, बड़ा ज़हीन है, इसे पढ़ाना चाहती हूँ। तब मैंने उसे कहा कि मेरे साथ वक्त गुजारो, मैं इसकी तालीम मुफ्त कर दूंगा। मजबूरी में वो औरत मान गई और मेरे साथ वक्त गुजार लिया। उस दिन मैं घर गया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी अपनी बीवी, तौबा तौबा, वो काफ़ी देर से मेरे ऑफिस के बाहर मुझसे मुलाकात के इंतज़ार में खड़ी थी। मुझे स्कूल की आया कई बार उसका पैगाम दे चुकी थी, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत जाहिर कर देता। फिर मैंने तंग आकर अपनी स्कूल की आया को साफ साफ कह दिया कि अगर ये अंदर आई तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। मेरी बात सुनकर आया तो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही थी, लेकिन जिसको मैंने अपने ऑफिस के दरवाजे पर रोक रखा था और अपने तय ये समझ रहा था कि वो 1-2 घंटे बाहर खड़े रहकर फिर आखिर चली जाएगी, तो ये मेरी खाम ख्याली थी। क्योंकि अब वो ऑफिस के अंदर आने पर ही मचल नहीं रही थी, बल्कि उसने चीख चीख कर पूरे स्कूल को भी अपने सर पर उठा लिया था। मेरे ऑफिस के दरवाजे के बाहर ठीक ठाक आया और उस लड़की के दरमियान हंगामा बरपा था कि अब मैं उनके अलावा कुछ और आवाज़ें अपनी फीमेल स्टाफ की भी सुन रहा था, तो मेरा माथा ठनका। इससे पहले कि पूरे स्कूल में इस हंगामे की खबर गर्दिश करने लगे, मैं एक झटके से अपनी सीट से उठा और ऑफिस के दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया। मेरे चेहरे पर शदीद गुस्सा देखकर टीचर्स तो वहां से खिसक गईं। अलबत्ता आया मेरे हुक्म के इंतजार में खड़ी रही। मुझे बाहर देखकर रबिया बुरी तरह से रोने लगी और मेरे करीब आकर बोली, हाँ प्लीज़ मेरी बात एक बार तो सुन लें। मैं उसे लेकर अपने ऑफिस के अंदर आ गया और आया से कहा कि ऑफिस में कोई भी ना आए, मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहता। ये कहकर मैंने उसे लिया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। रोने की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और उनमें वर्म था, जिनकी वजह से वो और भी हसीन दिखाई दे रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर करीब किया तो वो मेरे चौड़े सीने के साथ लगकर रोने लगी। तब मुझे शदीद कोफ्त का एहसास होने लगा। वैसे भी मुझे रोती हुई औरतें कुछ खास अच्छी नहीं लगती थी, लिहाजा मैं फ़ौरन पीछे हटा और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, ये फजूल खामा खाकर रोना धोना बंद करो। क्या पूरे स्कूल को तुमने अपना घर समझकर शोर शराबा करना शुरू कर दिया है? तो वो एकदम से फटी फटी नज़रों से मुझे देखती हुई बोली, खामा खाकर रोना? आपको लगता है मैं खामा खा रो रही हूँ? मैं कल से आपको मैसेज कर करके पागल हो रही हूँ। ना तो आप मेरी कॉल उठा रहे हैं, ना मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं। हालांकि आपने मेरे तमाम मैसेजेस व्हाट्सएप पर पढ़ भी लिए हैं। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे बात करेंगे, लेकिन फिर मुझे ये पक्का एहसास होने लगा कि आप तो मुझसे जान छुड़वा रहे हैं, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ पर शोर शराबा करूँ। आप अगर मुझे आराम से ऑफिस के अंदर आने देते तो ये इतना हंगामा बर्पा होता ही नहीं। स्कूल में काम करने वाली बहुत सी लड़कियां हमारे मोहल्ले में भी रहती हैं। उनके कानों तक अगर मेरी ये बातें पहुंचती तो आप सोचें, वो तो फौरन मेरे घर आकर मेरे वालिदैन को भी बता देंगी। तो फिर क्या होगा? इससे आगे तो आपको सोचना चाहिए था। तो मैं उसकी बात पर भरम होते हुए बोला, सिर्फ मुझे सोचना चाहिए? क्यों? मैंने कोई तुम्हारा ठेका उठा रखा है? तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी हुआ है वो बाहमी रजामंदी से हुआ। मैंने कोई ज़बरदस्ती तुमसे ताल्लुक़ नहीं जोड़ा था, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। तो वो एकदम बेभर गई और बोली, मुझसे ताल्लुक़ रखने से पहले आपने तो ऐसी बातें नहीं की थी। उस वक्त तो आप मेरी तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते थकते नहीं थे। आपने ही मुझे स्कूल टीचर होने के बावजूद अपने सेक्रेटरी का काम सौंप रखा था। मैं पढ़ाती कम और आपके दिए हुए काम ज़्यादा करती थी। इस एक वादे पर आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि आप मुझसे शादी करेंगे, और मैं अपनी मासूमियत में आपके वादे पर एतबार करके अपना सब कुछ आप पर निछावर करके बैठ गई। और अब आप कहते हैं कि सारा कसूर मेरा था। ये कहते कहते उसने अपना पर्स खोला और उसमें से लैब की रिपोर्ट निकालकर मेरे मुंह पर दे मारी और कहा, ये देखें, अपना कसूर खुद अपनी आंखों से पढ़ लें, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो। वो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट थी। मैंने एकदम से वो रिपोर्ट पकड़ ली, जो अभी ज़मीन पर गिरने ही वाली थी, और उससे ये साबित होता था कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वो एकदम फिर से रोने लगी। ये पढ़ लें अच्छी तरह से, मैं जब यहाँ आई थी तो कंवारी थी और अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो वजह आप हैं, मैं कैसे मान लूँ कि वजह मैं हूँ? मैंने भवें उचकाते हुए उसे कहा। तो वो एकदम से हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बात सुनकर तो काफ़ी देर तक उसे यकीन ही नहीं आया कि ये सब मैं कह रहा हूँ, और जब उसके हवास अपनी जगह पर आए तो वो एक बार फिर से रोने लगी। आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे जब आपने अपने ट्रैप में फंसाया तो मैं कंवारी थी, और पहली बार कंवारगी तोड़ने वाली मर्द से बेहतर ये बात और कौन जान सकता है। फिर भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं कोई अनपढ़ जाहिल नहीं
कि जो मर्द के ऐसे पैंतरों से डर जाएगी, मैं आपको अदालत में घसीटूंगी। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इस बच्चे को ज़ाया करवा दूं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, लेकिन अब सवाल मेरे किरदार पर आया है तो आप यकीन करें कि मैं अपने किरदार पर से ये दाग ज़रूर मिटाऊंगी। मैं ये हमल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूंगी, बल्कि ये बच्चा पैदा होने के बाद मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और फिर इस बात का फैसला तो अदालत करेगी कि इसका बाप कौन है। यकीन करें, मैं खुद तो रुस्वा होंगी, लेकिन आपको भी इस नेकनामी के साथ जिंदा नहीं रहने दूंगी। मैं दुनिया को बता दूंगी कि स्कूल की आड़ में आपने एक अड्डा खोल रखा है जहां पर आप भोली भाली लड़कियों की मासूमियत से खेलते हैं। आप नहीं जानते कि इस बार आपका वास्ता चंद हजार रुपए लेकर खामोश हो जाने वाली लड़की से नहीं पड़ा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली तो एक पल को तो मैं भी हिलकर रह गया। मेरा नाम, कारोबार, इज्जत मुझे सब दांव पर लगी हुई महसूस हुई, और सबसे बढ़कर यह कि मैं एक फैमिली वाला था। मेरे बीवी बच्चे थे। अगर खुदा न खास्ता ये बातें मेरे घर तक पहुंच जाती तो मेरी जवान होती बेटियों पर इसका क्या असर पड़ता। मेरी बीवी, कि जिसके पैसे पर मैं ये स्कूल की इमारत बनाने में कामयाब हुआ और इतनी कामयाबी से अपना कारोबार चला रहा था, वो सब फना हो जाता। क्योंकि मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता था। उसने मुझे मुकम्मल फ्री हैंड दे रखा था, लेकिन कब कहाँ मेरी लगामें खींचनी है वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि अगर उसके कानों में ज़रा सी भी मेरी अय्याशियों की रमक पड़ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने बहुत तेज़ी के साथ इस मामले की हसासियत को कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे अपने सामने खड़ी लड़की उन आम लड़कियों जैसी नहीं लगी जो रो धोकर चुप हो जाती हैं। ये तो मुझे बाकायदा धमकियाँ दे रही थी, और मैं इतनी बात जानता हूँ कि जो लड़कियाँ धमकियाँ देने पर आ जाएं वो वाकई कर भी गुजरती हैं। वैसे भी ये स्कूल में मौजूद बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। इसी वजह से जितनी जल्दी मेरा इसके साथ ताल्लुक बना उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गया था, और इससे फ़ायदा उठाने के बाद मैंने इसे स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन ये तो स्कूल से निकलने के बाद भी मेरे सर पर ही चढ़ी जा रही थी, और मुझे इस बात का बेहद गुस्सा था। मैं इंतहा का याश परस्त इंसान था। ये स्कूल मेरी बीवी का था। मैं यहाँ पर कभी एज अ टीचर मुलाजमत के लिए आया था, लेकिन चूंकि मैं फितरी तौर पर दिल फेंक इंसान था, इसीलिए बहुत जल्द स्कूल की प्रिंसिपल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से घेरना शुरू कर दिया। मेरी पर्सनैलिटी भी इतनी पुरकशिश थी, और ये बात तो मैं जानता था कि मैं जिसे नज़र भर कर एक बार देख लूँ वो मुझ पर आशिक ना हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैं वैसे भी सिन्फ नाजुक के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि वो कहाँ और किस मकाम पर आपके घेरे में आ जाती है, और मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी था। यही वजह थी कि मेरे दोस्तों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की तादाद थी। ये और बात है कि मैंने उनमें से किसी के साथ भी शादी की कमिटमेंट नहीं कर रखी थी, लेकिन स्कूल में दौरान टीचिंग मैंने ये सोच लिया था कि मुझे सुरैया से ही शादी करनी होगी। इस फैसले को करने की दो बड़ी बुनियादी वजूहात थी। एक तो वो इस बड़े स्कूल की मालकिन थी जिसकी माहाना लाखों की आमदनी थी, और दूसरी ये कि वो कंवारी थी और शादी करके सेटल हो जाना चाहती थी। लिहाजा उसकी ये ख्वाहिश जब मैंने उसकी आंखों में देखी तो फिर मैंने एक तीर से दो शिकार करने की सोची कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पर मुलाजिम बनकर सारी ज़िंदगी गुजार दूँ, क्यों न इस लड़की से शादी करके स्कूल का मालिक कहलाऊँ। लिहाजा मैंने उस पर रोज़ अव्वल से काम करना शुरू कर दिया। पहले उसके सामने एफिशिएंट होकर उसे ये जताया कि मैं कितना सख्त मेहनती हूँ, और उसके साथ ही साथ मैंने उसे अपनी मोहब्बत के शीशे में ऐसा उतारा कि वो मेरी मोहब्बत का दम भरने लगी, और फिर मुझे शादी के लिए प्रपोज कर डाला। तो मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसे हाँ कर दी, और शादी होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी सीट पर ऐसा कब्जा किया कि उसे बिल्कुल ही घर का करके रख दिया। ये नहीं कि वो स्कूल से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई थी, बल्कि वो कभी कभी विजिट पर आती थी। तो ऐसे में मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि उसे कुछ भी पता न चले। स्कूल में फीमेल टीचर्स के साथ मेरे इश्क माशूक का खेल जोरों पर चल रहा था, और जिन टीचर्स का मुझे लगता कि इनका कैरेक्टर लूज है या मैं इन्हें अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकता हूँ, तो वो मैं कर गुजरता। मैंने अपने ऑफिस के साथ ही एक कमरा अपनी अय्याशियों के लिए बना रखा था, जहाँ पर मैं आराम के गर्ज से जब लेटने के लिए जाता तो मेरे बगल में कोई ना कोई स्कूल की टीचर ज़रूर मौजूद होती थी। उनमें से खुद भी कुछ अपनी अय्याशियों के चक्कर में मेरे साथ जुड़ जाती थी, और कुछ टीचर्स को मैं अपनी बातों से बहला फुसलाकर उस कमरे तक ले आता था, और फिर हम मिलकर दादो ऐश एक दूसरे को फराहम करते थे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भी होती जो झांसे में मारी जाती। उन्हें लगता था कि मैं ये सब करने के बाद उनसे शादी भी कर लूँगा, और वो मोहब्बत के नशे में धुत मेरे किए गए वादों के चक्कर में मेरी मर्जी के मुताबिक वो सब कर जाती जो शायद उन्होंने अपने तसव्वुर में भी ना सोच रखा था। उन्हीं में से एक लड़की रबिया भी थी, जो दिन ब दिन न जाने क्यों मुझे एक चैलेंज देती हुई महसूस होती।
पहली नज़र ही देखने के बाद मेरे ऊपर उसका एक नशा सा चढ़ गया और मैं उसे हर सूरत अपने करीब लाना चाहता था। लेकिन जाने क्यों ये लोहे का चना साबित हो रही थी। अजीब सी संजीदा और लिया दिया सा अंदाज होता था उसका। उमूमन मैं फीमेल टीचर्स को छुट्टी के बाद भी मीटिंग के बहाने रोक लिया करता था, लेकिन जब भी मीटिंग छुट्टी के बाद रखी जाती थी वो उसमें नहीं रुकती थी। बल्कि उसने एक मीटिंग में ये पॉइंट उठाया कि टीचर्स से मीटिंग स्कूल टाइम के अंदर ही रखी जाए, क्योंकि टीचर्स, खासकर फीमेल टीचर्स, छुट्टी टाइम के बाद मीटिंग्स पर कंफर्ट महसूस नहीं करती। तो उसकी हाँ में हाँ यहाँ पर मौजूद कई फीमेल टीचर्स ने मिला दी। तब मुझे खतरे की बू आने लगी, क्योंकि ये लड़की ऊपर से जितनी संजीदा दिखाई देती थी, अंदर ही अंदर से मुझे काफ़ी तेज़ भी लगी और मैं उससे चिढ़ सा गया। ये मेरे आसाबों पर इतनी सवार रहने लगी कि मैं सुबह शाम इसे तोड़ने के चक्कर में मंसूबे बनाने लगा। ये यहाँ पर छोटी क्लासेस को पढ़ाती थी, लेकिन मैंने इसे अपने सेक्रेटरी के तौर पर अपने ऑफिस में ही जगह बना कर दी थी कि वो वहाँ पर काम करे। हालांकि स्कूल में सेक्रेटरी की जॉब बनती नहीं है, लेकिन मैंने खुद ही अपनी आसानी के लिए ये जॉब निकाल ली और यूं ये हुमा वक्त मेरी आंखों के सामने भी रहती और मैं अपनी आंखें भी सेकता रहता। मैंने उस पर मुकम्मल होमवर्क किया, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसका दिल जीतने की ऐसी कोशिश की कि ये खुद ही मेरी गोद में किसी पके हुए फल की तरह आकर गिर गई। लेकिन जितनी जल्दी मैंने इससे अपनी हवस पूरी की, उतनी ही जल्दी ये मेरे दिल से उतर गई। हालांकि इससे पहले इस तरह कभी भी नहीं हुआ। लड़कियां अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से मेरे करीब आई भी तो इतनी जल्दी मेरे दिल से उतरती नहीं थी। मैं उन्हें वक्तन फवक्तन उस कमरे में लाकर अपनी हवस तो पूरी करता ही था, साथ ही साथ उन्हें मुंह बंद रखने के लिए एक मोटी ताज़ी रकम भी दे देता था। और यूं वो खुशी खुशी हर बार मेरे इशारे पर इस कमरे में मौजूद होती। लेकिन ये दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। इसने मुझे मेरे छूने से पहले भी ये बात मुझ पर वाज़ेह कर दी कि हमें शादी करनी होगी, जबकि मैं शादी के तस्वुर से ही दूर भागता था। मैं तो अपनी पहली शादी से भी खुश नहीं था। अगर मजबूरी ना होती तो शायद मैं सुरैया से भी शादी न करता, बल्कि शादी मुझे किसी जंजीर की तरह लगती थी और मैं हर वक्त अपने आप को एक कैदी की तरह तस्वुर करता था। मैं चाहता तो उसे तलाक दे देता, लेकिन मसला ये था कि उसे तलाक देने के बाद मैं बिल्कुल सड़क पर आ जाता, क्योंकि मेरी बीवी सुरैया ने अभी तक ये स्कूल मेरा नाम नहीं लगाया था और जाहिर है सोने की चिड़िया को कौन हाथ से जाने देता है। लिहाजा मजबूरन मुझे अपना रिश्ता चलाना पड़ रहा था। अगर ये स्कूल मेरे नाम होता तो शायद मैं बहुत पहले ही सुरैया को तलाक देकर आज़ाद जिंदगी गुजार रहा होता। न मुझे किसी का डर होता और न किसी को जवाब दे होता। लेकिन खैर, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले के मज़दाक मैं शादीशुदा होकर भी अपनी अय्याश परस्त ज़िंदगी से किनारा कश नहीं हुआ था। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी मेरे रास्ते में कभी हायल ही नहीं हुई। यही वजह थी कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई गैर महसूस अंदाज में स्कूल का हर काम अपने हाथ में ले लिया। और जब मेरी बेटियां हुई तो मैंने सुरैया को साफ साफ कह दिया कि वो बच्चों को संभाले, स्कूल का सारा निज़ाम मैं खुद देखूंगा। और अब मैं स्कूल के स्याह सफ़ेद का मालिक था। लेकिन रबिया वाला मामला तो मेरे गले की हड्डी ही बन गया था। मैं चूंकि इंतहाई ज़हीन था और अपनी जहानत के बलबूते पर मुश्किल से मुश्किल मरहले से भी बआसानी निकल गया, तो ये मामला क्या था? मैं जानता था कि सख्ती और गुस्से से ये मामला मज़ीद बिगड़ेगा। लिहाजा मैंने फ़ौरन पैंतरा बदला और उसे अपने दाम में ले लिया। देखो, मैं तुमसे निकाह करने से कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी भी तो कुछ मजबूरी समझो। मुझे बेइज्जत करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये स्कूल, ये पैसा, सब कुछ मेरी बीवी के नाम का है। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। हम छुप कर निकाह कर लेते हैं, वरना अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो वो मुझे लात मारकर इस स्कूल से बेदखल कर देगी। तो तुम मुझे बताओ कि एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करोगी जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है? सोच समझकर मुझे अपने फैसले से आगाह करो। मेरी बात से उसका पारा एकदम से उतर गया और वो ढीले ढाले अंदाज में मेरे सामने सोफे पर आकर बैठ गई। देखो, मैं बेशक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरे दायरे इख्तियार में दर हकीकत कुछ भी नहीं है। बस ये भरम कायम है कि मैं कोई बहुत अमीर कमीर आदमी हूँ। सच कहूँ कि अगर अभी मेरी बीवी मुझसे प्रिंसिपल की सीट ले ले तो मेरी जरूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ पर दोबारा बैठ सकूँ। इसीलिए इस मामले का बेहतर हल तो मैं तुम्हें यही दूंगा कि तुम अपने उस कज़न से शादी कर लो। कम से कम उसकी सरकारी नौकरी तो है, वो तुम्हें खुश रखेगा। और अभी इस मसले से निकलने की जहाँ तक बात है, तो मेरी एक बहुत अच्छी जानने वाली दाई है, तुम्हें मैं उसके पास ले जाता हूँ। तुम ये हमल ज़ाया करवा देना। बताओ, मंजूर है? मैंने बहुत सोच समझ कर पत्ते फेंके थे और इसमें जीतने का इम्कान 50% था। मेरी बात सुनने के बाद वो चुप रही
और फिर जब बोली तो मैं दिल ही दिल में भंगड़े डालने लगा। उसने मुझे कहा, मेरा यह अमल ज़ाया करवा दें ताकि मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। मेरे कज़न का रिश्ता आया हुआ है और मैं समझती हूँ कि ये बेहतर है। तो मैंने दिल ही दिल में उस लड़की को दाद दी जो इंतहाई प्रैक्टिकल सोच रखती थी। जानती थी कि मुझ जैसे आदमी के साथ जिसके हाथ में स्कूल की आमदन नहीं है तो वो भला उसे क्या अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। लिहाजा उसने समझदारी का सबूत देते हुए मुझसे इस सिलसिले में मदद चाही। तो मैंने फ़ौरन से कहा, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त उसके पास ले जाता हूँ। 1-2 घंटे की बात है, तुम इस मसले से जान छुड़वा लोगी। तो वो मान गई। मैं उसे लेकर दाई के घर ही चला गया। दाई ने जब मुझसे मोटी पैसों की गड्डी पकड़ी और उसका मुआयना किया तो उसने मुझे उसी वक्त बता दिया कि ये केस आम केस नहीं है और ये हमल ज़ाया करवाने से कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तो मुझे शदीद गुस्सा आया कि इस लड़की का कोई भी काम नॉर्मल नहीं है। इससे पहले भी मैं कई लड़कियों को यहाँ पर ला चुका था और सारा काम खैर आफियत से हो भी जाता था, लेकिन ये लड़की तो मेरे लिए सिर्फ मुश्किलात का पहाड़ थी। खैर, खुदा खुदा करके ये मामला किसी तरह हल हुआ, लेकिन ऐन टाइम पर उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी डेथ हो गई। दाई को तो हाथ पैर पड़ गए, लेकिन मैंने उसे मजीद मोटी रकम देकर खामोश रहने का कहा और चुपचाप उसकी बॉडी को लेकर सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ और स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से 9-2-11 हो गया। काफ़ी दिनों तक एक नामालूम लड़की की खबर मीडिया पर चलती रही और फिर पता चला कि उसके वालिदैन पहुंच गए हैं और उन्होंने लाश वसूल कर ली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि असल कसूरवार कौन है। इसीलिए वो रो धोकर चुप हो गए और मैंने भी सुख का सांस लिया। मैं फिर से अपनी अय्याशियों की तरफ लौट गया। अब की बार तो मेरे दिन रात खूब मक्खन मलाई की तरह गुजरने लगे कि अब जो हीरा मेरे हाथ लगा तो मैं खुशी से फूले नहीं समाया। वो जो कोई भी थी, उसको ना तो मेरे पैसों से कोई लालच थी, न ही वो मुझसे निकाह करना चाहती थी, बल्कि मुफ्त में वो अपने जिस्म की सैर करवाने के लिए भी तैयार हो गई। तो मुझे और क्या चाहिए था। एक दिन एक इंतहाई खूबसूरत औरत मेरे ऑफिस में आई। उसके जिस्म पर 500 रुपये वाला लॉन का सूट था, लेकिन वो इतनी पुरकशिश थी कि इस लिबास में भी वो किसी अप्सरा से कम दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी नज़र तो उसके खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़वाना चाहती हूँ। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, लेकिन मेरे पास इतनी फ़ीस नहीं है। आप पर अल्लाह का बहुत करम है, आप आधी फ़ीस लेकर मेरे बच्चे को दाखिल कर दें। मैं चूंकि काफ़ी घाक आदमी था, इसीलिए जान चुका था कि ये औरत अपने बेटे को यहाँ पढ़ाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। जाहिर है वो काफ़ी मजबूर थी और शदीद ख्वाहिश रखती थी। इसीलिए मैंने उसे शीशे में उतारा और काफ़ी देर तक उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ली, जिससे मुझे ये पता चला कि उसका खावंद मर चुका है और वो अपने भाई के घर में रहती है, जहाँ पर वो ऑनलाइन काम करके थोड़ा बहुत कमा कर अपना और अपने बच्चे का खर्च उठा रही है। तो मुझे ये अपना आसान शिकार नजर आई, क्योंकि ये एक तो कंवारी नहीं थी जो चौंचले दिखाती, और दूसरा यहाँ पैसों के लेन देन का भी कोई मामला नहीं था, बल्कि उल्टा मैं उस पर एहसान करते हुए उसके बच्चे को अपने स्कूल में रख रहा था। जब से उसका बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ तो मैं बहाने बहाने से उसको स्कूल में बुलवाता। वो चूँकि काफ़ी मजबूर थी, इसीलिए वो आ जाती। तो एक दिन मैंने उसे अपने खासुल खास कमरे में आने की दावत दी। तब वो मेरे सामने बेबसी से रो पड़ी। तो मैंने उसे इंतहाई सख्ती से कहा कि इसमें रोने वाली क्या बात है। अगर उसे मंजूर नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो जा सकती है, लेकिन जाते जाते अपने बेटे को भी यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा कि इस तरह से मुफ्त में बच्चों को पढ़ाता फिरूं। वो काफ़ी देर तक सर झुकाए मेरे सामने बैठी रही। मैं जानता था कि वो इस बच्चे पर अपनी जान भी वारने पर आए तो वार सकती है, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल कर इस महंगे स्कूल में डाला था ताकि उसका करियर बन जाए। लेकिन जब उसे लगा कि उसका करियर डामाडोल होने के करीब है तो वो एकदम जैसे होश में आ गई और उठकर मेरे साथ उस कमरे में चली गई। लेकिन जितनी देर वो मेरे साथ रही उसकी आंखों से आंसू न रुके, मगर चूंकि वो एक इंतहाई पुरकशिश बदन की मालिक थी, इसीलिए मैंने तो अपना पूरा पूरा खराज वसूल किया और खुफिया अंदाज में उन रंगीन लम्हात की रिकॉर्डिंग भी कर डाली। जब वो जाने लगी तो मैंने वो रिकॉर्डिंग उसको दिखाई, तब उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर उस वीडियो को डिलीट करने का कहने लगी। तो मैंने उसे कहा, यह बेज़रर वीडियो है, जब तक तुम मेरे पास आती रहोगी तो समझो वीडियो महफूज है, क्योंकि मैं जान गया था कि मेरी दाल यहाँ हर रोज़ गलेगी नहीं और ना ही ये मेरे कहने पर मेरी मर्जी से रोज़ रोज़ यहाँ आएगी। इसीलिए मैंने उस पर मुकम्मल नकील डालने के लिए ऐसा बंदोबस्त किया कि अब अगर वो इनकार करना चाहेगी भी तो नहीं कर सकेगी, बल्कि अगर वो अपने बेटे को यहाँ से निकालना चाहेगी भी तो भी नहीं निकाल पाएगी।
मैं अपने इस बंदोबस्त पर अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि मुझे ऐसी कमज़ोर और बेबस मजबूर औरतें बहुत भाती थीं। मैं बहुत ही खुश और मुतमईन था कि ये सिलसिला बगैर किसी रुकावट के अब चलेगा और मुझे अपनी तस्कीन के लिए किसी फीमेल टीचर की मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ेंगी। लिहाजा मैं गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ ड्राइव करके जाने लगा और जब घर पहुंचा तो ये क़यामत मुझ पर टूट गई। गेट के अंदर दाखिल होते ही अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी, तो मैं दौड़ता हुआ पोर्च का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तब देखा कि मेरी बेटी बुरी तरह से रो रही है और मेरी अपनी बीवी सुरैया उसे दोनों हाथों से बुरी तरह से पीटे जा रही थी। मैंने एकदम गुस्से से सुरैया को पीछे धकेला और बेटी और सुरैया के दरमियान आकर खड़ा हो गया। सुरैया किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह हाँप रही थी। वो मुझे एक ही बात बार बार कह रही थी कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मैं भी गुस्से में आ गया। मुझे अल्लाह ने सिर्फ बेटियां ही दी थीं। शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं बेटी की नेमत से महरूम था। इसीलिए बेटियों की आंखों में ज़रा सा आंसू भी देखता तो मेरी जान चल जाती। मुझे ऐसा लगता कि मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मैंने ना तो कभी अपनी बेटियों पर खुद हाथ उठाया और ना ही मैंने कभी सुरैया को उन्हें मारने दिया। सुरैया बार बार उसे मारने की बात कर रही थी, तो मैंने बिफर कर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और कहा, खबरदार, तुमने हाथ भी लगाया तो किस लिए मार रही हो? इनका क्या कसूर है जो इतना आप से बाहर हो गई हो? बात आराम से भी की जा सकती है। जरूरी है कि बच्चों पर हाथ उठाया जाए? और अभी इनकी उम्र ही क्या है? ये अभी इतनी समझदार तो नहीं हुई। तो मेरी बीवी मेरी तरफ सकते के आलम में देखकर बोली, ये इतनी ही समझदार हो गई है खावर, तुम्हारी बेटी न जाने किसके बच्चे की मां बनने वाली है, जरा पूछो इससे। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं फटी आंखों से अपनी 16 साला बेटी को देखने लगा। जमीन और आसमान मेरे सर पर घूमने लगे कि अचानक एक और बम मेरे सर पर फूटा। उसने कहा, यह भी तो उसी लड़के से मिलती है, आपने इसे तो कभी कुछ नहीं कहा। तो मैंने पलटकर उससे छोटी अपनी 15 साला बेटी की तरफ देखा, जो हम दोनों से नजरें चुराकर अपनी बहन को गुस्से से देख रही थी। मैं तुम्हारी तरह भी माँ भी तो नहीं बनी। अपनी 15 साला बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं और सुरैया किसी पत्थर के मुजस्मे में ढल गए। सुरैया अपने हाथों से अपने मुंह को पीटने लगी और ऊंचा ऊंचा रोने लगी कि न जाने किस जुर्म की सजा मैं इन दोनों बेटियों की शक्ल में देख रही हूं। या खुदा, कहाँ गलती हो गई, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? सुरैया के मुंह से ये निकले हुए अल्फाज किसी तीर की तरह सीधा मेरे दिल पर पैवस्त हुए और एकदम से मेरे सामने कई मजबूर लड़कियों की शक्लें आ गईं, जिन्होंने मेरी हवस को देखते हुए न जाने कितनी बार मेरे सामने हाथ जोड़े, मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश की, मेरे सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मैं हवस के नशे में धुत उनके जिस्मों से खेलता रहा। जिस्मों का ये खेल मैं समझता था कि मेरे ऑफिस के इसी कमरे तक ही महदूद है, लेकिन नहीं, ये तो मेरे घर तक बल्कि मेरी बेटियों के बेडरूम तक पहुंच गया। जैसी करनी वैसी भरनी के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं कल दूसरों की बेटियों के जिस्मों से खेल रहा था और कोई मेरे ही घर में घुसकर मेरी एक नहीं बल्कि दोनों बेटियों को बर्बाद कर चुका था। शायद इसी को मखफ़ाते अमल कहते हैं। आज मेरी बड़ी बेटी अपने ही बॉयफ्रेंड की मां बन चुकी है और उसी बॉयफ्रेंड ने मेरी छोटी बेटी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा था। सुरैया इन हालात को देखकर पागल होकर मर गई, जबकि मेरी दोनों बेटियां उसी रास्ते पर चल रही हैं जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया था। मैंने भी कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन शायद बुज़दिल हूं, जहर नहीं खा पाया। मुकम्मल तौबा ताइब भी कर चुका हूं। मेरे पास लड़कियों की जो भी वीडियोस मौजूद थी सब डिलीट कर चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरी सज़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।